पिछले 50 सालों में प्लेन्स धीरे चलने लगे हैं और ऐसा जानबूझ के किया गया। पूरे साल में क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलिडे का जो टाइम होता है उस टाइम पर टूरिस्ट वाले रूट्स की जो टिकट्स होती हैं वो ज्यादा प्राइस पे खुलती हैं। इसके साथ साथ ये जो एयरलाइंस होती हैं ये अपने कॉम्पिटिटर्स के रेट को भी रिव्यू करती हैं। अगर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि ट्यूसडे को लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्यूसडे को आपको ये इतना सस्ता टिकट दे देंगे कि बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि आप प्लेन की टिकट बुक कर रहे हो और टिकट्स अवेलेबल ना हो। और इसके लिए प्रॉपर एक एल्गो चलती है जिससे प्राइस रियल टाइम में चेंज होते हैं। ये जो एयरप्लेन्स हैं इनके अंदर जो बिजनेस क्लास जो इंट्रोड्यूस किया गया इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए 2007 में आईफोन 1 आया, फिर 2 आया और अब तो हर साल इनका नया वर्जन आता है और उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो हर साल उनका जो प्रोसेसर होता है वो एक चीज ऐसी है जो पहले के मुकाबले तेज नहीं हुई है बल्कि स्लो हुई है। और ऐसा नहीं है कि उसको तेज नहीं किया जा सकता बल्कि जानबूझ के उसको स्लो रखा गया है और वो चीज है एयरप्लेन्स। 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के बीच में उड़ने वाली फ्लाइट 5 घंटे 43 मिनट्स लेती थी और आज सेम रूट पे 6 घंटे 27 मिनट लेती है, यानी कि पहले से 45 मिनट ज्यादा। और ऐसा हर एयरप्लेन के साथ हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 50 सालों में प्लेन्स धीरे चलने लगे हैं और ऐसा जानबूझ के किया गया है। जब पहले कॉमर्शियल एयरप्लेन चलते थे तो इस तरीके के डिस्कशन होने लगे थे कि अगर हम इनको तेज करके लोगों को एक जगह डिजास्टर बन गया तो ये सारी चीजें हुई क्यों, ये तेज क्यों नहीं चल पाए, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, सुपरसोनिक प्लेन्स वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 767 माइल्स पर आवर। तो इस स्पीड से जो भी प्लेन तेज चलेगा उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा और जो कम चलेगा उसको सबसोनिक बोला जाएगा। और आज की डेट में जो कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं ये सबसोनिक प्लेन होते हैं। तो लोगों को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक प्लेन, जिनको कॉनकॉर्ड, ये जो सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन्स थे इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। ये लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा देते थे। अब देखिए ये प्लेन्स डेस्टिनेशन पर तो जल्दी पहुंचा रहे थे लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें थी। पहला कि इनमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता था और ये 1 माइल पर लगभग 46.85 पाउंड फ्यूल खाते थे। वहीं जो नॉर्मल प्लेन्स थे वो सिर्फ 18.7 पाउंड फ्यूल पर माइल पर चलते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सुपरसोनिक प्लेन थे ये 1 गैलन फ्यूल में सिर्फ 14 माइल चल पा रहे थे, जबकि नॉर्मल प्लेन जो थे उतने ही फ्यूल में 104 माइल चलते थे। ब्रिटिश एयरवेज ये जो तेज चलने वाले सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन लेके आया था ये कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ने लगे थे। इनकी टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी। हालांकि ब्रिटिश एयरवेज की जो टारगेट ऑडियंस थी वो हाई क्लास लोग ही थे, लेकिन हाई क्लास लोग भी इसको नहीं प्रेफर कर रहे थे। लंदन से न्यूयॉर्क तक ट्रेवल करने में $7,500 से ज्यादा लग रहा था और ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। ऊपर से इन प्लेन्स को तेज चलाने की वजह से इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि काफी कॉम्पैक्ट थे, लेकिन कॉम्पैक्ट के साथ साथ ये लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी थे। ये जो तेज चलने वाले सुपरसोनिक प्लेन्स थे इसमें सिर्फ 100 पैसेंजर ही बैठ पाते थे। वहीं जो पहले नॉर्मल प्लेन्स थे वो इससे ज्यादा कैपेसिटी में बैठा पाते थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सुपरसोनिक प्लेन है, तो जब ये साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है जिसको सोनिक बूम कहा जाता है। आपने देखा होगा जब एक फाइटर जेट आसमान में जाता है तो काफी तेज आवाज आती है, ग्राउंड में जो नीचे लोग होते हैं वहां तक सुनाई आती है। तो ये जो सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड जो प्लेन था ये उसी तरीके की आवाज करते थे। जिस रूट पे ये चलते थे उस रूट के ग्राउंड के लोगों को काफी नॉइज पोल्यूशन झेलना पड़ता था और इसमें जो एयरलाइन वाले थे उनको भी भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स तो बढ़ रही थी प्लेन की लेकिन रेवेन्यू कम हो रहा था। किसी भी प्लेन की लाइफ इससे डिसाइड नहीं होती है कि वो कितने साल चलता है। एक प्लेन का लाइफ स्पैन डिसाइड होता है साइकिल्स में, कि कितनी बार उसने टेक ऑफ और लैंड किया। ऑन एन एवरेज एक प्लेन की जो लाइफ होती है वो 44,000 साइकिल्स होती है, मतलब कि वो 44,000 टाइम उड़ सकता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। अब जब ये सुपरसोनिक प्लेन्स आए तो 6 घंटे की फ्लाइट 3 घंटे लेने लगी। इससे नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स बढ़ी और नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ते ही प्लेन की एज भी कम हुई। अब इतना पैसा लगा के सुपरसोनिक प्लेन्स बनाया गया लेकिन लोग उसके बाद भी नॉर्मल फ्लाइट से यूज कर रहे थे पैसे की वजह से। अब ये सुपरसोनिक प्लेन्स बनाने वाले पैसा चाह के भी कम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। ये सुपरसोनिक प्लेन्स को लाने के पीछे मेन रीजन यही था कि लोग कम टाइम में अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर लेंगे। अब 3 घंटे में अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन उसके लिए $7,500 देना पड़ेगा। वहीं नए वाले प्लेन्स जो थे वो $200 से $300 में ही आपको अटलांटिक ओशन क्रॉस करा रहे थे और उसके बाद भी अच्छा प्रॉफिट बना ले रहे थे। लोगों ने कम टाइम में पहुंचने की बजाय सस्ती और आखिरी बार कॉनकॉर्ड को 24 अक्टूबर 2003 को उड़ाया गया था और उसके बाद से कॉमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और आज की डेट तक बंद है। पे चल सकते हैं लेकिन इनको नहीं चलाया जाता है, बल्कि इसकी बजाय 500 से 550 माइल्स पर आवर की स्पीड पे इसको चलाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पीड पे ये सबसे किफायती तरीके से चलते हैं, मतलब सबसे कम फ्यूल खाते हैं।
किसी भी कॉमर्शियल प्लेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसलिए कम फ्यूल खर्च करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी सीट्स भी इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि उन पर बैठने वाले हर पैसेंजर से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर आप एक एयरप्लेन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे तो ये जो एयरलाइंस हैं ये इकोनॉमी क्लास से पैसा नहीं कमाती हैं। असली पैसा इनका आता है बिजनेस क्लास से। इसको एक ब्रिटिश एयरवेज 777 जो प्लेन है उसके एग्जांपल से समझाता हूं। इस प्लेन में टोटल 224 सीट्स हैं। इसकी 224 सीट्स में से 122 इकोनॉमी है, 40 प्रीमियम इकोनॉमी है, 48 बिजनेस क्लास है और 14 सीट्स फर्स्ट क्लास हैं। इकोनॉमी क्लास की एक सीट $876 की है, प्रीमियम इकोनॉमी की $2633 की है, बिजनेस क्लास की $6723 की है और फर्स्ट क्लास की $8715 की है। तो अगर इकोनॉमी क्लास की सारी सीट्स बिक जाए तो टोटल कमाई होगी $1,06,872। वहीं प्रीमियम इकोनॉमी की क्लास से होगा $1,05,320। अब अगर आप इसको इकोनॉमी क्लास से कंपेयर करोगे तो प्रीमियम इकोनॉमी क्लास से ही इकोनॉमी क्लास के बराबर कमाई होगी, जबकि इनकी नंबर ऑफ सीट्स इकोनॉमी क्लास से आधी भी नहीं है। अब अगर आप बिजनेस क्लास को देखोगे तो उससे कमाई होगी $3,22,704, यानी कि बिजनेस क्लास में बैठे 14 पैसेंजर प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे 122 पैसेंजर से ज्यादा प्रॉफिट बना के देते हैं। एक्चुअली जब कमर्शियल प्लेन्स की शुरुआत हुई थी तब प्लेन्स में अलग अलग क्लासेस नहीं होती थी, उनमें कोई फर्क नहीं होता था। उस पर्टिकुलर टाइम पे प्लेन में बैठना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती थी। प्लेन्स के अंदर सफर करना इतना महंगा था कि वो ही अपने आप में एक लग्जरी एक्सपीरियंस होता था। इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर आज की डेट में कोई स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में जा रहा हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इस लेवल का स्टेटस होता था प्लेन में ट्रैवल करना। और ऐसे अगर कुछ टाइम के बाद स्पेस में भी ट्रैवल करना कॉमन हो गया तो हम देखेंगे कि वहां भी बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास ये सब होने लगेंगे। ये जो एयरप्लेन्स हैं इनके अंदर जो बिजनेस क्लास जो इंट्रोड्यूस किया गया इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरुआत में प्लेन्स में दो ही तरीके से लोग ट्रैवल और दूसरे होते थे टूरिस्ट। टूरिस्ट जो थे वो हमेशा एडवांस में बुकिंग करते थे क्योंकि उनकी जर्नी पहले से ही प्लान होती थी, और बिजनेसमैन तब करते थे जब उनको जाना होता था। वो आखिरी दिन सीधा काउंटर से ही टिकट्स खरीदते थे। लेकिन एयरलाइन चाहती थी कि उनकी ज्यादा से ज्यादा टिकट्स एडवांस में ही बुक हो जाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कितने लोग आएंगे और कितने नहीं आएंगे इस बात की अनसर्टेनिटी होती थी। इसलिए उन्होंने टूरिस्ट क्लास के टिकट प्राइस कम किए और बिजनेस क्लास के टिकट प्राइस बढ़ाए ताकि लोग पहले से प्लान करके टिकट लें। लेकिन धीरे धीरे एयरलाइंस को रियलाइज हुआ कि बिजनेसमैन फिर और आगे चलकर इसको प्रॉपर बिजनेस क्लास बना दिया गया, जो कि हम आज की डेट में भी प्लेन्स में देखते हैं। इकोनॉमी क्लास की एक सीट प्लेन के अंदर 3.77 स्क्वायर फीट की जगह लेती है, वहीं बिजनेस क्लास की एक सीट 10.14 स्क्वायर फीट की जगह लेती है। और जो बिजनेस क्लास है वो ज्यादा पैसा बना के देती है। इसको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। न्यूयॉर्क से अबू धाबी की एक फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास की जो टिकट है वो $1,250 की है और बिजनेस क्लास की टिकट $6,140 की है। इसका मतलब कि इकोनॉमी क्लास की एक सीट $322 पर स्क्वायर फीट कमा के देती है और बिजनेस क्लास $605 पर स्क्वायर फीट कमा के देती है, ऑलमोस्ट डबल। और इन सारी चीजों के बीच में आप एक चीज और नोटिस करोगे कि बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि आप प्लेन की टिकट बुक कर रहे हो और टिकट्स अवेलेबल ना हो। ट्रेन के केस में कंप्लीटली बुक मिल जाती हैं आपको, लेकिन एयरप्लेन आपको हमेशा खाली मिलते हैं। और ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ाते, बल्कि सप्लाई के हिसाब से डिमांड कम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लेन है जिसमें 100 सीटें हैं और 120 लोग उस प्लेन में जाना चाहते हैं तो ये धीरे धीरे अपने प्लेन को बड़ा या फिर सीट बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसके प्राइस बढ़ा देंगे ताकि डिमांड ही कम हो जाए। और इसके लिए प्रॉपर एक एल्गो चलती है जिससे प्राइस रियल टाइम में चेंज होते हैं। जैसे जैसे आप टिकट्स बुक करते जाते हो वैसे वैसे प्राइस चेंज होते हैं। इसे डायनेमिक प्राइसिंग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि अपनी टिकट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहले ग्रुप के प्राइस कम होते हैं, दूसरे ग्रुप के प्राइस उससे ज्यादा होते हैं और तीसरे ग्रुप के प्राइस सबसे ज्यादा होते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं ऐसे आपको नहीं दिखेंगे, ये एयरलाइंस वालों ने एक सिस्टम बना रखा है प्राइसिंग के लिए। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एयरलाइंस पहले ग्रुप की टिकट्स को खोलती है जो कम रेट्स की होती हैं। तो अगर पहले ग्रुप की जो टिकट्स हैं वो अगर तुरंत बिक जाती हैं तो जो दूसरा ग्रुप है जिसकी प्राइस थोड़े से ज्यादा है उसके टिकट्स की ओपनिंग की जाती है। और अगर वो भी बिक गए तो फिर तीसरे और सबसे महंगे ग्रुप के टिकट्स को खोला जाता है। मान लो अगर 9 टिकट्स हैं तो 3-3 के ग्रुप में इनको बांट दिया जाता है। पहले 3 टिकट्स दी जाती हैं, अगर वो भर जाती हैं तो बाकी की 3 टिकट्स दी जाती हैं, और अगर वो भी भर जाती है तो फिर बाकी की 3 टिकट्स दी जाती हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ती रहती है प्राइस बढ़ता रहता है। और इन केस अगर पहले ग्रुप की टिकट्स नहीं बिकी तो दूसरे ग्रुप की टिकट्स को भी पहले ग्रुप में ही डाल दिया जाता है। और ये सारी चीजें एल्गोरिथम जो है वो रियल टाइम में करता है। और ये जो टिकट्स हैं कितने प्राइस पे खुलेंगे ये भी एक अलग तरीके से काम
काम करता है। अगर दिल्ली से पुणे जाना है तो इसके टिकट्स कम प्राइस पे खुलेंगे और जैसे जैसे डिमांड आगे पीछे होगी उसके हिसाब से एडजस्ट होंगे। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट रूट है जैसे कि दिल्ली से गोवा तो उनके टिकट ज्यादा प्राइस पे खुलेंगे। अगर कोई इवेंट है तो उसके प्राइस अलग तरीके से खुलेंगे। पूरे साल में क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलीडे का जो टाइम होता है उस टाइम पर टूरिस्ट वाले रूट्स की जो टिकट्स होती हैं वो ज्यादा प्राइस पे खुलती हैं और बिजनेस रूट्स पे कम प्राइस पे खुलती हैं। और ये जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे ये लोग टूरिस्ट रूट पे ज्यादा कर देते हैं और बिजनेस रूट्स जो होते हैं उस पे कम कर देते हैं। इसके साथ साथ ये जो एयरलाइंस होती हैं ये अपने कॉम्पिटिटर्स के रेट को भी रिव्यू करती हैं और उसके हिसाब से रेट को चेंज करती हैं। मान लीजिए इंडिगो की दिल्ली से मुंबई की जो ट्रिप है वो 3000 रुपीज की हो गई है तो बाकी के जो कॉम्पिटिटर हैं उसके हिसाब से ही प्राइस को आगे पीछे कर देते हैं। वीकडेज का जो डेटा होता है ये उसको भी ट्रैक करते हैं। अगर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि ट्यूसडे को लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्यूसडे को आपको ये इतना सस्ता टिकट दे देंगे कि आप अपने प्लान को उसके हिसाब से एडजस्ट करने का ट्राई करें। आपके जो प्लान्स होंगे उसके हिसाब से ये एडजस्ट नहीं होते हैं बल्कि इनके प्लान से आपको एडजस्ट कराया जाता है पैसा कम करके। अब देखिए जो एयरलाइन का बिजनेस है इसको चलाना भी बहुत ही डिफिकल्ट काम है। एयरलाइन के लिए कस्टमर को प्रीमियम चार्ज करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि चाहे डोमेस्टिक कस्टमर हो या फिर इंटरनेशनल वो सबसे सस्ते टिकट के लिए ही सर्च करता है। ये बिजनेस दिखने में जितना ग्लैमरस दिखता है चलाने में उतना ही टिपिकल होता है। एक एयरप्लेन के अंदर हर खाली सीट पर एयरलाइन को लॉस होता है। ऊपर से ऑपरेशन की कॉस्ट भी बहुत हाई होती है और गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका की जो 3 फेमस और बड़ी एयरलाइंस हैं उनके पास 300 के आसपास प्लेन्स हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो उनकी जो 3 मेजर एयरलाइंस हैं उनके पास 2000 से भी ज्यादा है। वहीं अगर हम इंडिया में सबसे बड़ी एयरलाइन अगर एयर इंडिया का हम एग्जांपल लें उनके पास 136 एयरप्लेन्स हैं। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और एयर ट्रेवल की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है लेकिन फिर भी इंडिया का एविएशन सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है बल्कि एयरलाइंस फेल होती जा रही हैं। इंडिया के एविएशन सेक्टर पर जो मेजर प्रेशर आता है वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से और रुपीस की वैल्यू घटने से आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बड़ी दिक्कत है वो इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का जो दखल है वो बहुत ज्यादा है। जैसे 2016 तक गवर्नमेंट का एक रूल था कि एक एयरलाइन अगर इंडिया के बाहर फ्लाइट चलाना चाहती है तो उसको पहले इंडिया के अंदर 5 साल तक चलाना होगा और उसके पास कम से कम 20 प्लेन्स होने चाहिए। अब ये सारे जो रूल्स हैं इनसे जो नई एयरलाइन कंपनियां थी उनकी कमाई पे काफी असर पड़ रहा था। अब इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरलाइन पे 100% एफडीआई तो अलाउ किया हुआ है लेकिन अगर कोई इंडिया से बाहर एयरलाइन कंपनी यहाँ की किसी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके ऊपर 49% की लिमिट है। एक एयरलाइन को चलाने के लिए बहुत ही बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए होता है और एफडीआई लिमिट की वजह से पैसे के साथ साथ एयरलाइंस को नई टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलने में भी रुकावट होती है। अभी रिसेंटली टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है और उसके बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 500 जेटलाइनर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑर्डर दिया है। ये अभी तक का बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। एयर इंडिया को टाटा ने 2022 में 18,000 करोड़ रुपीस में खरीदा था और टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का जो मर्जर है वो भी विस्तारा के साथ अनाउंस किया है जो कि सिंगापुर एयरलाइन के साथ उसको ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। अब अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टाटा ग्रुप इंडिया से आने और जाने वाले रूट्स पर एक्सपेंड करेगी और फॉरेन एयरलाइंस का कंट्रोल कम करेगी जिसको अभी एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस जो है वो डोमिनेट करती हैं।